हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक को कवर करने जा रहे हैं। इस बुक में आपको सबसे पहले ये जानना है कि हमारा हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, हमारी हिस्ट्री में कौन कौन से वो पहलू रहे जिनको हमें समझना है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम बात करें इस बुक की, तो ये जो बुक है वो क्लास 6 की है। इस बुक को उसी तरीके से लिखा गया होगा जैसा कि क्लास 6 के स्टूडेंट को पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी कोई भी प्रिपरेशन तैयारी करने के लिए, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए आपको ज़रूरत होती है कि आपको उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज पता हो। जैसे मान लीजिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो कंपटीशन के दुनिया में, चाहे आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर जगह जीएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उस जीएस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को चुनते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इनसे हमारे एग्जाम्स के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि तैयारी को शुरू कहाँ से करें। अगर देखा जाए तो कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी तैयारी के शुरू में ही हेवी बुक्स को उठा लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी स्टूडेंट का, जिसने अपनी तैयारी के पहले ही दिन बहुत सारी किताबों को मंगाया। उसने सिंपली यूट्यूब पे सर्च किया कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए कौन कौन से बुक बेस्ट हैं। एक रील के माध्यम से या फिर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से किसी टीचर ने या किसी ऐसे पर्सन ने जो उस परीक्षा की तैयारी कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, उसने एक वीडियो बना के डाला है और उसमें बता रखा है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये किताबें चाहिए। स्टूडेंट पहली बार तैयारी करने जा रहा है, उसने वो सारी किताबें उठाई और लाकर अपनी अलमारियों में सजा ली। 2-4 दिन तक खूब मन लगा के पढ़ने के बाद होता ये है कि धीरे धीरे उन किताबों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी जो लैंग्वेज होती है, वो हमारी समझ से परे हो जाती है। और फिर धीरे धीरे उस किताब से हमारा इंटरेस्ट टूटते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हम उस किताब को छूने से भी डरने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपके बेस का मजबूत होना। हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी सारी गलतियाँ की होती हैं। गलतियों में जैसे हमने अपने किसी क्लास के बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। जब हम 6 स्टैंडर्ड में होते हैं या 7 स्टैंडर्ड में होते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि बस इतना ही पढ़ते हैं जितने से हम एग्ज़ाम पास कर जाएं। हमें फ्यूचर की कोई उस समय चिंता नहीं होती है कि आने वाले फ्यूचर में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और हम बस उतना ही पढ़ते हैं या हमारे क्लास में जो टीचर होते हैं हमें उतना ही पढ़ा देते हैं जितने की हमें ज़रूरत है एग्ज़ाम पास करने के लिए। लेकिन जब वही चीज़ आपको एक कंपटीशन लेवल पे जाना होता है तो आपको हर बारीकी को अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट के साथ हो रही हैं और होती रहती हैं हमेशा। तो उन सब का एक ही समाधान है कि आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपके साथ पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करूँगा और हर लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसमें कोशिश करेंगे कि वो कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी और अब मैं जो बनाने जा रहा हूं आप उसे मन लगा के अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा समय दे रहे हैं तो ज़रूर ऐसा ऑफकोर्स होगा कि आप यहाँ से कुछ सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और आते हैं सीधा हम चैप्टर पे। चैप्टर 1
इंट्रोडक्शन से शुरू होता है और चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कब, कैसे और कब। ठीक है, मतलब कौन सी घटना हुई, कब हुई, कैसे हुई और कहाँ पर हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की बहुत खूबसूरती होती है इस बात को लेकर कि वो शुरू में एक क्वेश्चन को डालती है और उस क्वेश्चन के ही इर्द गिर्द पूरे चैप्टर को बुना जाता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, राशिदा नाम की एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, और अचानक से उसकी नज़र जो है एक छोटे से हेडलाइन पे पड़ती है। और उस हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? उस हेडलाइन में लिखा है 100 ईयर्स अगो, ऐसी कुछ हेडलाइंस है। तब इसके दिमाग में एक बात चलती है कि भाई 100 साल पहले, ये कैसे पता चला इनको? 100 साल पहले क्या बात हुई थी ये कैसे पता चली? हमें तो कल का याद नहीं रहता, कल हमने क्या खाया था, कल हम कहाँ घूमने गए थे, ये सब चीजें, कल हमने क्या पढ़ा था, हमें ये याद नहीं रहता। 100 साल पहले क्या घटना हुई है हमें कैसे याद रहेगा? ठीक है। हाउ सी वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हुई। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो, क्या कोई ये जान सकता है कि कई सालों पहले क्या घटना हुई थी और कैसे, ये इस बात को कैसे जाना जा सकता है? ये सब बातें चल रही हैं राशिदा के दिमाग में। तो इस चैप्टर में इसी चीज को आंसर देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इसका पता लगाते हैं। जैसे यस्टरडे, कल क्या हुआ था, इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे? यू कुड लिसन द रेडियो, आप रेडियो सुन सकते हैं। वॉच टेलीविजन, आप टेलीविजन पे न्यूज़ देख सकते हैं। एंड रीड द न्यूज़पेपर, और आप अखबार को पढ़ के ये जान सकते हैं कि बीते हुए दिन क्या हुआ है, यानी कि कल क्या हुआ था। 1 साल पहले क्या हुआ था, लास्ट ईयर, 1 साल पहले क्या हुआ था, इसको कैसे जानेंगे? आस्क समबडी हु रिमेंबर, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिसे याद हो कि 1 साल पहले क्या हुआ था, या जो वहाँ मौजूद हो उस समय, उस घटना के समय। जैसे आप अपने पापा से पूछते हैं कि मेरे लास्ट बर्थडे पे क्या हुआ था, तो आपके पापा आपको जवाब दे सकते हैं कि हाँ तुम्हारे लास्ट बर्थडे पे यही चीज़ें हुई थी, है ना। अपने पापा या मम्मी से आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको खुद याद हो, आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लास्ट ईयर की आपको पता चल सकती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिसे उसकी नॉलेज हो। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत पुराने समय पहले क्या हुआ था ये कैसे जाने? इसके बारे में क्या? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, क्या क्या जाना जा सकता है ये देखते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, जैसे लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लॉथेस दे वोर, किस प्रकार के कपड़े वे पहना करते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस प्रकार के घरों में वे रहा करते थे। ये सारी बातें हम लोग जान सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के जो हंटर्स थे उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। हार्डर्स जो थे, अच्छा हंटर्स मतलब क्या होता है? शिकारी, शिकारियों की लाइफ कैसी हुआ करती थी। हार्डर्स, इनको बोलते हैं हम लोग पशुचारक, जो पशुओं को चराते हैं, उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी। फार्मर्स, किसानों की लाइफ कैसे हुआ करती थी। रूलर्स, मर्चेंट्स, पेरिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। तो जो भी है, जैसे किसान हो गया, राजा महाराजा हो गए, कोई व्यापारी हो गया मर्चेंट, कोई व्यापारी हो गया, पेरिस्ट पुजारी हो गए, क्राफ्ट पर्सन हस्तशिल्प करने वाला जो कोई चीज बना रहा है, उनकी जीवनी कैसी हुआ करती थी। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट उस समय के कैसे हुआ करते थे, हम सब के बारे में जान सकते हैं। कैसे? और इसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? इसका जवाब हमें हिस्ट्री में मिलेगा। इतिहास की जब हम पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हम इन सब चीजों का पता लगा सकते हैं।
वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स, हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के जो बच्चे हैं वो कौन से खेल खेला करते थे। द स्टोरी दे हेयर्ड, कौन सी कहानियां वो सुना करते थे। द प्लेज दे सॉ, कौन से वो नाटक देखा करते थे। अब यहाँ पे प्लेस का मतलब हो जाएगा नाटक, कौन से नाटक वो लोग देखा करते थे या कौन से गाने वो लोग गाया या सुना करते थे। इन सब की भी जानकारी हमें पास्ट में मिलती है और पास्ट से संबंधित किताबों में मिलती है। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो पहली जानकारी हमें क्या मिलती है, पहली जानकारी हमें मिलती है व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। ये हमने देखा कि पास्ट के कैसे बोल रहा हूँ मैं, पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोग कहाँ रहते थे। पास्ट में आखिर लोगों का ठिकाना कहीं ना कहीं तो होगा, आइदर वे जंगलों में रहा करते थे कि शहरों में रहा करते थे या फिर कहीं और। तो ये भी जानकारी हमें कौन देगा, ये भी जानकारी हमें पास्ट से ही मिलेगी। अब यहाँ पर आपको एक टारगेट दिया जा रहा है, एक काम दिया जा रहा है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। मैप 1 को देखिए और उस पर नर्मदा रिवर को पता लगाइए। हम आगे पता लगाएंगे इसको, ठीक है। अब आगे कहानी क्या है, पीपल हैव लिव्ड along the bank of this river for several 100,000 years ago। तो कह रहा है कि जो लोग हैं वो इसी नदी के किनारे कई सौ सालों पहले रहा करते थे। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के। कई सौ सालों से लोग वहां पे रहते आ रहे हैं और आज भी वहां पे लोग रहते हैं। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers। यहाँ पर जो लोग रहा करते थे उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा स्किलफुल बोलते हैं जिसको बहुत अनुभव हो किसी चीज़ का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अनुभवी गैदरर्स हुआ करते थे। गैदरर्स मतलब होता है जो जंगलों से खाद्य फल फूल को इकट्ठा करते थे और फिर उसको भोजन के रूप में खाया करते थे। तो ये स्किलफुल हुआ करते थे। स्किल्ड की जरूरत इसमें क्या है कि आप जंगलों से उसी सामान को लाएंगे जो हार्मफुल ना हो, ठीक है। दैट इज ओके। पीपल हु गैदर देयर फूड, जो अपने खानों को गैदर करके लाया करते थे और खाया करते थे। दे न्यू, वे जानते थे, अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, जंगल की जो अपार संपदा है उनके चारों ओर फैली हुई, उसके बारे में उन्हें अच्छा खासा नॉलेज था। जो गैदरर्स हुआ करते थे, जो नर्मदा नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहा करते थे सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स अगो, वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे और वो जो है जंगलों से फल फूल इकट्ठा करके खाया करते थे। उनको जंगलों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी। एंड कलेक्ट रूट्स, और साथ ही साथ वो लोग जंगलों से फल फूल इकट्ठा करेंगे, रूट्स इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे और भी दूसरे जो उत्पाद हैं जैसे शहद इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें किया करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो हॉन्टेड एनिमल्स, साथ ही साथ वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे। तो ये तो हो गई कि हमने देख लिया कि लोग कहाँ रहा करते थे। अभी और भी बातें हैं, जैसे नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स। अब आपको क्या पता लगाना है, एक तो नर्मदा रिवर का पता लगाना था, दूसरा किसका पता लगाना है, सुलेमान एवं किरथर हिल्स का आपको पता लगाना है मैप पे। और ये आपको कहाँ मिलेगा, सुलेमान एवं किरथर, ये आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। अब थोड़ी दिशा की जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर ये हम ऐसे मैप बनाएं तो ऊपर का जो साइड होता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर हम ईस्ट बोलते हैं और इधर वेस्ट बोलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, जबकि इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, दोनों को मिला के, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में देखिए आपको सुलेमान एवं किरथर हिल्स मिलेंगे इस जगह पे, ठीक है। Some of the areas where women and men first began to grow crops, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं ने सबसे पहले अनाज की
को उपजाना शुरू किया, या फिर यूं कहे कि सबसे पहले खेती करना शुरू किया। और अनाजों में ये क्या उगाते थे? व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड बार्ले को उगाते थे, व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ। अबाउट 8000 ईयर्स अगो, लगभग आज से 8000 साल पहले जो लोग सुलेमान एवं कीर्थर हिल्स के किनारे रहा करते थे, वहां के लोगों ने सबसे पहले खेती की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। People also began ringing animals like sheep, goat and cattle and lived in village। साथ ही साथ लोगों ने वहां क्या शुरू किया? जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। वहां के लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जिसमें शिप थे, कुछ भेड़ बकरियां हो गई, कुछ और दूसरे मवेशियों को पालतू बनाया। और साथ ही साथ ये लोग विलेज में रहने लगे थे। विलेज में मतलब एक जगह घर बना लिया और वहीं पर एक सालों भर रहने लगे। जबकि इसके पहले का जो मनुष्य होता था वो पूरे साल भटकता फिरता था भोजन की तलाश में, कभी एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल। कारण ये था कि जिस भी जंगल में ये लोग जाते थे वहाँ के सारे जो भी संपदा थी उनको खाकर खत्म कर देते थे और फिर भोजन की तलाश और पानी की तलाश में दूसरी तरफ निकल जाते थे। लेकिन जब से क्रॉप का ये हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हो गई लगभग 8000 साल पहले सुलेमान एवं कीर्थर रेंज के अंदर, तो लोगों ने वहां पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वहां पर खेती की देखभाल करनी शुरू कर दी। कुछ मवेशियों को भी इन लोगों ने क्या किया? अपना पालतू जानवर बनाना शुरू किया। और ऐसे ऐसे करते करते विलेजेस की शुरुआत हुई और लोगों का जो है गांव के गांव बसने लगे। अब कह रहा है कि लोकेट द गारो हिल्स। अब आपको गारो हिल्स को लोकेट करना है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट ये वाले हिस्से को बोलते हैं। और विंध्यस को आपको लोकेट करना है जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, इंडिया के सेंटर में, यानी कि आपका लगभग यहाँ पड़ेगा। ठीक है। These were some of other areas। ये भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू हुई थी। अब मैं आपको एक बार मैप दिखा दे रहा हूँ। मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर है नर्मदा रिवर, और सबसे पहले बात की गई है कि हजारों साल पहले लोग यहीं पर रहा करते थे। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। ठीक है। तो भीमबेटका में ही सबसे पहले गुफा का ये प्रमाण मिलता है, जहाँ लोग गुफाओं में रहा करते थे। तो ये नर्मदा नदी के ही किनारे है। उसके बाद कहा गया था आपको कि सुलेमान एवं कीर्थर हिल्स को खोजना है। तो आप देखो यहाँ कीर्थर हिल्स है और यहाँ सुलेमान हिल्स है। यहाँ पर एक जगह पड़ता है विच इज मेहरगढ़, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के लोगों ने लगभग 8000 साल पहले खेती की शुरुआत की थी और उन्होंने सबसे पहले बीट एंड बार्ले को उगाया था। और यहाँ पे लोग ना बस्तियां बना के रहने लगे थे लगभग 8000 साल पहले। फिर अगर देखा जाए तो और कहाँ हुआ था, तो ये रहे गारो हिल्स, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। आप जहाँ भी देखेंगे ना वहाँ पे नदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सुलेमान एवं कीर्थल देखोगे तो यहाँ पे काबुल नदी है, इधर से झेलम नदी आ रही है, इधर से आप इंडस रिवर को भी देख सकते हैं। तो ये वाले एरिया में आप देखो कि नदियों का प्रवाह है। अगर यहाँ पर आप देखो तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको यहाँ पर दिख जाती है, गारो हिल्स। और सेंट्रल में आप देखो तो विंध्यास है, विंध्यास पर्वत है, सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पर ताप्ती और नर्मदा नदी आपको मिलती है। तो नदियों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि जब नदियाँ होंगी तभी वहाँ पर कोई सिविलाइजेशन बसेगी या लोग वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि खेती के लिए और मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए दोनों के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। और इसी वजह से जितनी भी सिविलाइजेशन आप देखते हो वो सारी सिविलाइजेशंस जो होती हैं नदियों के किनारे ही फ्लोरिश्ड रहती हैं। तो यहाँ तक की बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आगे देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था गारो हिल्स एंड विन्यास में। और इसके बाद अगर हम देखें द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, एक ऐसी जगह जहाँ पर सबसे पहले चावल को उगाया गया था, वो कहाँ पड़ता है? वो विंध्य पर्वत के नॉर्थ में पड़ता है। अब आपको एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर विंध्य पर्वत पड़ता है और इसके नॉर्थ में कुछ ये जगह है। ठीक है। इस जगह का नाम है कोलडिहवा, कोलडिहवा।
ठीक है, कोल्डिहवा। यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं, सबसे पहले यहाँ पर चावल उगाया गया था, और ये कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यूपी का एक जगह है कोल्डिहवा, जहाँ पर सबसे पहले चावल को उगाने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, राइस को सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? कोल्डिहवा में, जो कि विंध्य पर्वत के नॉर्थ में सिचुएटेड है। तो यहाँ तक मैंने आपको 3 बातें बता दी अभी तक। मैंने बताया आपको भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, आपका नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया था। और खेती की बात करें तो 8000 साल पहले आपका मेहरगढ़, जो कि सुलेमान एवं किरथर रेंज पे पड़ता है, वहाँ पर सबसे पहले के लोगों ने खेती की शुरुआत की, पशुपालन की शुरुआत की और अस्थायी बस्तियां बना के रहने लगे। और अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो चावल की खेती का प्रमाण मिला है वो विंध्य पर्वत के नॉर्थ में एक जगह होती है कोल्डिहवा, वहां से मिला है। ठीक है, तो आप इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब आगे कह रहे हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आपको आपको क्या पता लगाना है? आपको इंडस रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदियां हैं, उनका पता लगाना है मैप के ऊपर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मैप के ऊपर। तो मैप के ऊपर देखें तो ये वाली जो रिवर आपको दिख रही है, दिस इज इंडस रिवर। अब ये इंडस रिवर जो है वो ये वाली है कंप्लीटली। ठीक है, सॉरी, ये वाली रिवर जो है वो कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है, जो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से यहाँ से निकलती है, और निकलने के बाद सीधा इंडिया में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है। इसी के साथ ही और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें आकर मिलती है। वो कौन कौन सी है? तो वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये पांचों नदियां मिलकर सिंधु नदी यानी इंडस रिवर को आगे बढ़ाती है, और इंडस रिवर आकर जो है गिरती है कहाँ पर? तो ये मिलती है अरब सागर में। ठीक है, ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पर इंडस रिवर की बात हो रही थी, हमने इंडस रिवर को लोकेट कर लिया है और इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी लोकेट कर लिया है। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरीज उन स्मॉल रिवर्स को कहते हैं जो एक बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। अबाउट 74,000 ईयर अगो, लगभग आज से 4700 साल पहले, कुछ अर्ली सिटीज, कुछ पुरानी सिटी, शहर इसी नदी के किनारे बसे थे। और ये डेफिनेटली बात हो रही है किसकी? ये डेफिनेटली बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखो तो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए जितने भी शहर थे उन सबको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हड़प्पा एक प्रमुख शहर है, मोहनजोदाड़ो है, चनहुद्रो है, धोलावीरा है गुजरात का। ये सब हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो इंडस रिवर है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास में लगभग 4700 साल पहले आज से कुछ सिटीज बसी थी, कुछ शहर बसे हुए थे, और ये जो शहर थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे। लेटर अबाउट 25 ईयर्स अगो, उसके लगभग 2500 साल बाद सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, और उसके लगभग 2500 साल बाद गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिटीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ये वाली सभ्यता जो है एक समय के बाद जाकर खत्म हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कुछ समय बाद खत्म हो चुकी थी, और उसकी जगह ले ली थी किसने? उसकी जगह उसके बाद आता है वैदिक काल, और उसके बाद फिर महाजनपद आ जाते हैं। महाजनपदों में आप देखोगे कि मगध महाजनपद है, उसके अलावा आपका वैशाली है, अंग है। तो ये बहुत सारे महाजनपद हैं जो कि गंगा और उसके आसपास के सहायक नदियों के किनारे अब फले फूले। ठीक है, एंड अलोंग द सी कोस्ट, और समुद्रों के किनारे भी फले फूले। तो इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट में बहुत ही बात कह दी गई है एनसीईआरटी की तरफ से, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताया गया है कि हाँ किसे क्या कहते हैं। तो उस चीज पे मैं आपका फोकस जरूर दिलवा रहा हूँ। चले तो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद की जो कहानी है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे, और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो है एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है और हमें क्या सीखना होगा। आज की इस क्लास से डेफिनेटली आपने 4 चीज़ें तो ज़रूर सीखी होगी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो सभ्यता फली फूली थी
उस सभ्यता का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आज से लगभग तकरीबन 4700 साल पहले हुआ करती थी। उसके बाद अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको बताया एक जगह कोल्डिहवा के बारे में जहाँ चावल के खेती के प्रमाण मिलते हैं सबसे पहले। एक जगह बताया मैंने मेहरगढ़ के बारे में जो लगभग 8000 साल पहले जहाँ पर सबसे पहले जो है लोगों ने रहना शुरू किया और खेती बाड़ी शुरू की, और उन्होंने जो है सबसे पहले वीट एंड बार्ले को उपजाया था, यानी जौ एवं गेहूं को उपजाया था। साथ ही कुछ जानवरों को, जैसे कुत्ते को सबसे पहला जानवर पालतू जानवर बनाया गया। कुत्ते, गॉड, शिप, इन सब का भी पशुपालन किया गया। उसके अलावा देखें तो मैंने एक चीज़ और बताई आपको भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका जो है विंध्य पर्वत के आसपास है, नर्मदा नदी के किनारे है, और यहीं पर सबसे पहले लोगों ने शेल्टर लिया था, यानी आवास बना के रह रहे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाते रहूँगा, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो है पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपके साथ यहाँ पर डील करने वाला हूँ, सेम इसी तरीके से, और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा।